साटिया हॉरर ट्यून्स। पहाड़ों में बसे मानिकपुर कस्बे में रात के 9 बजने को थे। गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटे की आवाज गूंज रही थी। घंटे के पास एक आदमी खड़ा था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, 9 बजने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाओ, कोई भी बाहर ना रहे। सरपंच ज्ञान सिंह जी ने बोला है, रात के 9 बजने के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं रहेगा। तभी उस आदमी के पास सरपंच ज्ञान सिंह जी का फोन आता है। सब लोग घर पहुंच गए ना? कोई घर के बाहर तो नहीं है? जी सरपंच साहब, बस 2-3 लोग और हैं और बाकी सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर चले गए। तू जानता है ना 9 बजने के बाद क्या होता है? फौरन सबको घर भेज। जी सरपंच जी, 9 बजने से पहले सबको भेज दूंगा। अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। उस आदमी से बात करने के बाद फिर सरपंच ज्ञान सिंह जी अपने बेटे से बोलते हैं, आदर्श बेटा, 9 बजने वाले हैं, जाकर सारी खिड़कियां बंद करो और दरवाजों पर नमक की लकीर बना दो। ठीक है पापा, मैं अभी जाकर नमक की लकीर बना देता हूँ। लेकिन पापा, ये नमक की लकीर क्यों बनाते हैं? बेटा, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। जल्दी जाओ और सभी दरवाजों पर नमक की लकीर बना दो। उसी गांव में रामकरण काका की एक छोटी सी दुकान थी। रामकरण काका की दुकान पर एक आदमी आया और उनसे बोला, अरे काका, जरा एक कप चाय तो बना दो, बड़ी ठंड लग रही है और चाय पीने से रास्ते की थकान भी उतर जाएगी। अरे बावले, 9 बजने वाले हैं, तू जानता नहीं क्या यहाँ का नियम? बिना देर किए भाग जा यहाँ से। अरे काका, ये सब पुरानी बकवास बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। तू नहीं मानता तो फिर ये बता, पिछले महीने भोला कहाँ गया जो 9 बजने के बाद घर से बाहर था और आज तक लौट कर नहीं आया? वो शायद किसी काम से शहर चला गया होगा। ऐसे ही बातें फैलाई जा रही हैं। भूत प्रेत और छलावे जैसी तो कोई भी चीज नहीं होती। हाँ ठीक है, अब ज्यादा बहस मत कर, चुपचाप अपने घर जा और आज रात दरवाजे के सामने नमक की लकीर जरूर बना लेना। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर घर की खिड़कियां बंद थी और दरवाजों पर नमक की सफेद लकीरें चमक रही थी। आदर्श अपने कमरे में था, उसने सब कुछ किया था। खिड़कियां बंद, नमक की लकीर, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। आदर्श की सांसें रुक गई। आदर्श भैया, दरवाजा खोलो ना, मैं छोटू हूँ, बाहर बहुत अंधेरा है और मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी खोलो। आदर्श आवाज सुनते ही सिहर उठा। वह उस आवाज को अच्छी तरह पहचान गया था। यह छोटू की ही आवाज थी, वही छोटू जो उसका बचपन का दोस्त था और जो पिछले महीने रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। छोटू, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? सब लोग तुम्हें ढूंढते रहे और आज इतनी रात में 9 बजने के बाद भी तुम बाहर क्या कर रहे हो? आदर्श दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी उसे अपने पापा की बात याद आई जो एक हफ्ते पहले ज्ञान सिंह जी ने आदर्श को समझाया था। बेटा, कभी भी 9 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो बाहर, चाहे तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। पर पापा, अगर कोई सच में मुसीबत में हो तो हम उसकी मदद भी ना करें। बेटा, 9 बजे के बाद जो बाहर दिखाई या सुनाई देता है वो इंसान नहीं होता, वो एक छलावा होता है जो अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाता है। छोटू, तुम सुबह आ जाना, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मेरे पापा ने मना किया है कि 9 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। क्यों भैया, क्या हुआ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो ना, मुझे बाहर बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं तुम पर भरोसा तो करता हूँ, लेकिन अभी 9 बजने के बाद मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। तुम सुबह आ जाना प्लीज। आदर्श, खोल दो दरवाजा, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ। अचानक उसकी आवाज में एक भारीपन आ गया,
जिससे आदर्श डर जाता है और झटके से पर्दे बंद कर दिए और अपने पापा के कमरे में भाग गया। सूरज निकल चुका था। ज्ञान सिंह जी और आदर्श बाहर बैठे चाय पी रहे थे। पापा, कल रात छोटू आया था। उसने बाहर से बहुत धीरे धीरे आवाज दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले बुलाता था। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? छोटू तो कई दिनों से गांव में दिखा ही नहीं। हाँ पापा, वही तो। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था और मुझसे बार बार कह रहा था कि दरवाजा खोल दो। उसकी आवाज बिल्कुल असली लग रही थी। बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो। वो छोटू नहीं था जो रात में ऐसे बुलाए। वो इंसान नहीं हो सकता। पर उसकी आवाज तो एकदम छोटू जैसे ही थी। और तो और, वो मेरा नाम लेकर भी बुला रहा था। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अब समय आ गया है जब तुम्हें सही जानकारी होनी चाहिए। आखिरकार तुम इस कस्बे के सरपंच के बेटे हो। दोनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं देखने भर से ही समझ आ जाता था कि वो कितना पुराना और कितना खतरनाक है। ऐसा लगता था जैसे उसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन हो, जिन तक किसी इंसान की नजर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उसके अंदर झांकने की कोशिश भर से दिल में एक अजीब सा डर और रहस्य जाग उठता था। ऐसा लगता था मानो अगर कोई सच में उसके भीतर झांक ले तो शायद वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि सदियों से छुपे भयानक सच भी देख ले। बेटा, क्या तुम इस पुराने कुएं को देख रहे हो जो इतने सालों से यहाँ खड़ा है, चुपचाप सब कुछ सहता हुआ, जैसे अपने अंदर कोई गहरा राज छुपाए बैठा हो? हाँ पापा, ये तो बहुत पुराना है। इसकी दीवारों पर जमी काई और दरारें साफ बता रही है कि इसने कई पीढ़ियों का वक्त देखा है। 50 साल पहले ठीक ऐसी ही एक शाम को इसी कुएं में एक छोटा सा बच्चा गिर गया था। गांव भर में शोर मच गया था, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और उसका नाम था छोटू। क्या? पर पापा, ये कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त भी तो छोटू ही था और वो तो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ खेला करता था। हाँ बेटा, तुम्हारा दोस्त भी छोटू ही था। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो पिछले महीने ठीक इसी कुएं के पास उसे आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। मतलब जो कल रात को मुझसे बात कर रहा था वो छोटू नहीं था, वो कोई और था। लेकिन पापा, ये सब क्यों हो रहा है? बेटा, इस गांव में एक श्राप है। 50 साल पहले जब पहला छोटू इस कुएं में गिरा तो गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक गरीब घर का बच्चा था। उस बच्चे की मां ने मरते वक्त इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया, वैसे ही हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। और नमक की लकीर, नमक एक पवित्र चीज है। ये उन आत्माओं को घर में आने से रोकता है, पर अगर किसी ने खुद दरवाजा खोल दिया तो नमक भी नहीं बचा सकता। पर पापा, क्या सच में कोई तरीका नहीं है जिससे इस भयानक श्राप को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, ताकि अब किसी और मासूम बच्चे को उस कुएं का शिकार न बनना पड़े? है एक तरीका बेटा, लेकिन वो रास्ता इतना खतरनाक है कि उस पर चलने वाला इंसान अपनी जान गंवा सकता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और रात के 9 बज गए थे। आदित्य अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। बकवास है सब। कोई भूत प्रेत नहीं होता। ये सब फालतू की बातें हैं। भला आजकल के जमाने में भूत? उसने नमक की लकीर बनाई ही नहीं थी, तभी उसे घर के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। पापा, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो। आदित्य उठा। ये उसकी बेटी की आवाज थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। कोयली तुम? ये कैसे हो सकता है?
तुम सच में यहीं खड़ी हो? हाँ पापा, मैं ही हूँ, आपकी कोयली। मैं वापस आ गई हूँ। बाहर बहुत ठंड है और डर भी लग रहा है। मुझे अंदर आने दो ना। पर तुम तो उस रात। मैं जिंदा हूँ पापा, बिल्कुल जिंदा। मेरी आवाज सुन रहे हो ना? प्लीज अब और देर मत करो, दरवाजा खोल दो। आदित्य जो शराब के नशे में धुत था और अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी समय ज्ञान सिंह जी का बेटा आदर्श। पापा, आदित्य अंकल जी ने आज दरवाजे के बाहर नमक की लकीर नहीं बनाई है। मैंने देखा था, कुछ भी नहीं है वहाँ। क्या? ये बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो जल्दी, एक पल की भी देर नहीं करनी है। आदित्य के घर अभी पहुंचते हैं। आदित्य के घर के बाहर ज्ञान सिंह और आदर्श हांफते हुए दौड़कर पहुंचे। उसी वक्त अंदर से रमेश दरवाजा खोलने ही वाला था। आदित्य रुक जाओ, दरवाजा मत खोलना, अभी नहीं, पीछे हट जाओ। मेरी बात मानो आदित्य। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य ने दरवाजा खोल दिया था। सामने कोई इंसान नहीं था, बस गहरा अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका था। कोयली, तुम कहाँ हो? अभी तो तुम यही थी। आवाज दो। यही हो पापा, आपके पीछे ही। अचानक कई हाथ अंधेरे से निकले और आदित्य को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। ज्ञान सिंह जी और आदर्श घर आ गए, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। ज्ञान सिंह जी ने कुछ सोचा। आदर्श बेटा, तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। एक बहुत जरूरी काम करना है कल। और आदर्श कुछ पूछने ही वाला था कि ज्ञान सिंह जी अपने कमरे में चले गए। आदर्श भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह आदित्य का घर पूरी तरह खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से कोई सांस तक ना ले रहा हो। दरवाजा आधा खुला था, खिड़कियां हवा में धीमे धीमे चरमराती थी और अंदर हर चीज पर मोटी धूल जम गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि आदित्य भी गायब था। बिल्कुल छोटू की तरह दोनों ऐसे गायब हुए थे जैसे जमीन निकल गई हो या हवा में घुल गए हो, और किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। पापा, अब क्या होगा? बेटा, अब हमें वो काम करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हमें वो करना ही पड़ेगा। क्या काम पापा जो हम नहीं करना चाहते? मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृपया साफ साफ बताइए ना। हमें उस कुएं में उतरना ही होगा, चाहे जितना अंधेरा और खतरनाक क्यों ना हो। छोटू को बिना शांति दिए हम पीछे नहीं हट सकते। अगर उसकी आत्मा वही फंसी है तो हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। शायद उसी में इस रहस्य का असली जवाब छुपा है। उस रात कुएं के पास ज्ञान सिंह, आदर्श और कुछ गांव वाले पुराने कुएं के पास चुपचाप खड़े थे। रात के 8:50 हो गए थे और आसमान बादलों से घिरा था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। कुएं के आसपास घना अंधेरा फैला था और पूरा माहौल एक डरावनी खामोशी ओढ़े हुए था। सबकी नजरें कुएं की गहराई पर टिक गई, क्योंकि आज कोई रहस्य खुलने वाला था। याद रखना, हमारे पास अब सिर्फ 10 मिनट है। 9 बजने से पहले हमें हर हाल में वापस लौट आना होगा। जरा सी भी देर हुई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। पापा, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मुझे भी साथ ले चलो। नहीं बेटा, तुम यही ऊपर ही रहो। ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर मैं 9 बजे तक वापस नहीं आया तो बिना सोचे समझे रस्सी काट देना। कुएं के अंदर ज्ञान सिंह धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। कुएं के अंदर ज्ञान सिंह धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यहाँ मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। पर ज्ञान सिंह रुके नहीं। आखिरकार वो कुएं की तली में पहुंच गए। वहां पानी नहीं था,
बस एक छोटा सा कंकाल पड़ा था, एक बच्चे का। मुझे माफ करना बेटे, हम सब गुनहगार हैं। नहीं, अब तू नहीं बचेगा। तुझे सच में लगा होगा कि तू इतनी आसानी से यहाँ वापस आ सकता है। कितनी बार मैंने चेतावनी दी थी, फिर भी 9 बजे के बाद बाहर निकले और सबका अंजाम तू जानता है। और अब तू भी वही गलती दोहरा रहा है। इतना सब देखने के बाद भी हिम्मत करके तू इस जगह आने की सोची क्यों आया? किस लिए? क्या चाहता है? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस गांव ने बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत आत्माओं को भटकने पर मजबूर किया, लेकिन हम बदल गए हैं। आज हम डर कर नहीं, गलती सुधारने आए हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो, वरना यह गांव कभी सांस नहीं ले पाएगा। माफ इतनी आसानी से? वो रातें जब कोई चीख भी नहीं सकी, वो लोग जो लौट कर भी जिंदा नहीं रहे, उन दर्दों का हिसाब कौन देगा? तुम्हें अगर हिसाब चाहिए तो ले लो, लेकिन इस गांव को एक आखिरी मौका दो। हमने आज तुम्हें बुलाया है, छुपने के नहीं, सब खत्म करने के लिए। ऊपर घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही थीं। 9 बजने में अब बस 2 मिनट ही बचे थे और हर सेकंड भारी लग रहा था। पापा, अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जल्दी कीजिए, आपको जल्दी ऊपर आना होगा। ज्ञान सिंह, जल्दी ऊपर आओ, समय बहुत कम है, अब और देर मत करो। लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा और डरावनी खामोशी छा गई। अब सिर्फ 1 मिनट रह गया है, प्लीज ऊपर आ जाओ, अब और इंतजार नहीं हो रहा। तभी रस्सी में हलचल हुई। 9 बजते ही घंटी बजने लगी। ज्ञान सिंह ऊपर आ गए, बिल्कुल समय पर। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। 9 बजे के बाद कोई आवाज नहीं आती थी, कोई दस्तक नहीं होती थी। श्राप टूट गया था। पर एक रात आदर्श अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने दूर से एक छोटे बच्चे को देखा। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। वो पहला छोटू था, पर इस बार वो डरावना नहीं था, वो शांत था। आदर्श ने भी हाथ हिलाया और बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। क्या आदित्य वापस आया? नहीं। क्या आदर्श का दोस्त मिला? नहीं। पर एक बात तय है, कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा अगली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है।